नमस्कार। आज की इस बेहद दिलचस्प चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को एक एकेडमिक शोधकर्ता की नज़रों से देखने वाले हैं। हमारा मकसद है प्राचीन इतिहास के सबसे बड़े और आकर्षक रहस्यों में से एक को सुलझाना। ऐतिहासिक रूप से देखें तो गौतम बुद्ध की असल समय सीमा तय करना इतिहासकारों के लिए हमेशा से ही एक बहुत बड़ी चुनौती रही है। अब ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पहली नजर में बड़ा सीधा सा लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। चीन, वियतनाम और जापान जैसी पारंपरिक पूर्वी मान्यताओं को देखें तो वहां अक्सर बुद्ध की मृत्यु 949 ईसा पूर्व या कालचक्र परंपरा के अनुसार 833 ईसा पूर्व के आसपास मानी जाती है। लेकिन जब हम इतिहास की कसौटी पर एक वास्तविक इंसान को समय के किसी सटीक बिंदु पर स्थापित करने की कोशिश करते हैं तो ये पूरी प्रक्रिया एक बेहद पेचीदा पहेली बन जाती है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए हम साक्ष्यों की एक-एक करके जांच करेंगे। हम शुरुआत करेंगे इस ऐतिहासिक रहस्य को समझने से, फिर हम सबसे शुरुआती स्रोतों की पड़ताल करेंगे, उसके बाद दो विरोधाभासी कालक्रमों को देखेंगे, पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज करेंगे और अंत में जानेंगे कि आधुनिक अकादमिक सहमति क्या कहती है। चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग है ऐतिहासिक रहस्य, यानी मिथक और वास्तविकता को अलग करना। आइए सीधे ही देखते हैं कि आखिर सिद्धार्थ गौतम की समय सीमा तय करना इतिहासकारों के लिए इतना अविश्वसनीय रूप से चुनौतीपूर्ण क्यों है। असल में प्राचीन भारतीय संस्कृतियों का पूरा ध्यान सटीक ऐतिहासिक रिकॉर्ड रखने के बजाय दार्शनिक विचारों की गहराई पर था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हमारे पास जो भी सबसे शुरुआती ग्रंथ मौजूद हैं वो सटीक कैलेंडर वाली तारीखों के बजाय आध्यात्मिक बातों को ज्यादा अहमियत देते हैं। देखिए, उस दौर में लोगों को कालक्रम या तारीखों की बहुत ज्यादा फिक्र नहीं होती थी। उनका मुख्य उद्देश्य ये बताना था कि बुद्ध ने क्या सिखाया, न कि ये दर्ज करना कि उनके जीवन की घटनाएं ठीक किस साल में घटी। और बस इसीलिए इन प्रारंभिक साहित्यों में एक स्पष्ट ऐतिहासिक रूपरेखा खोजना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। हमारा दूसरा भाग है सबसे शुरुआती स्रोतों की जांच और उनमें छिपे पाठ्य सुराग। चलिए उन वास्तविक सबूतों पर नजर डालते हैं जिनका उपयोग आज के विद्वान इस प्राचीन टाइमलाइन को दोबारा बनाने के लिए करते हैं। एक शोधकर्ता के तौर पर हम कई अलग अलग तरह के सबूतों पर निर्भर होते हैं। इनमें पुरातन पाली ग्रंथों के भाषा शास्त्रीय साक्ष्य शामिल हैं, जैसे कि महापरिनिब्बाण सुत्त, जिसमें बुद्ध के जीवन के अंतिम दिनों का बहुत ही विस्तृत विवरण मिलता है। इसके अलावा हमारे पास पत्थर पर लिखे गए कुछ शिलालेख हैं और प्राचीन गांधार की वो पांडुलिपियां हैं जो पहली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर तीसरी शताब्दी ईसवी तक की मानी जाती हैं। अब जो बात इस शिलालेख को सबसे खास बनाती है वो ये है कि मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया ये स्तंभ हमारे पास मौजूद सबसे शुरुआती ठोस भौतिक साक्ष्यों में से एक है। ब्राह्मी लिपि में उकेरे गए इन शब्दों से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि ईसा पूर्व तीसरी शताब्दी के मध्य तक बुद्ध को एक ऐतिहासिक और बेहद पूजनीय व्यक्ति के रूप में मजबूती से स्थापित किया जा चुका था। लेकिन समस्या वही की वही है। ये शिलालेख भी हमें उनके जन्म या मृत्यु का कोई सटीक वर्ष नहीं बताता। और यहीं पर एक शोधकर्ता के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी होती है, ऐतिहासिक साक्ष्यों को हेगियोग्राफी यानी आदर्श जीवनियों से अलग करना। उदाहरण के लिए पहली शताब्दी ईस्वी का बुद्धचरित महाकाव्य ले लीजिए या फिर महावस्तु जैसे ग्रंथ। ये जीवनियां अक्सर चमत्कारों पर केंद्रित होती हैं, जैसे बिना दर्द के जन्म होना या कर्म को दबाने की अद्भुत क्षमता। इनका जोर किसी सख्त समय सीमा पर नहीं होता। इसलिए इन कहानियों के जाल में से ऐतिहासिक तथ्यों को बाहर निकालना सच में एक बहुत ही सावधानी और मेहनत का काम है। तो चलिए बढ़ते हैं तीसरे भाग की तरफ, दो विरोधाभासी कालक्रम और तिथियों का अंतर। आइए समझते हैं कि ग्रंथों की अलग अलग व्याख्या करने से विद्वानों के सामने कैसे एक बहुत बड़ा गतिरोध पैदा हो जाता है। यहीं पर सबसे बड़ी मूल समस्या उभर कर आती है। दरअसल हमारे पास ग्रंथों की दो बिल्कुल अलग अलग परंपराएं हैं। अगर हम श्रीलंकाई ऐतिहासिक वृत्तांतों पर भरोसा करें तो बुद्ध की मृत्यु और सम्राट अशोक के राज्याभिषेक के बीच 218 वर्षों का अंतर है। इसे अकादमिक भाषा में लंबा कालक्रम कहा जाता है। दूसरी तरफ है छोटा कालक्रम, जो भारतीय, चीनी और तिब्बती स्रोतों पर आधारित है। इसके अनुसार ये अंतर ठीक 100 वर्ष का था। जरा सोचिए, एक सदी से भी ज्यादा का यह अंतर इतिहास की सारी गणित को कैसे उलझा देता है। जब शोधकर्ता इन दोनों परंपराओं को 268 ईसा पूर्व में हुए अशोक के राज्याभिषेक के ग्रीक प्रमाणित समय से जोड़कर देखते हैं तो नतीजे और भी हैरान करने वाले होते हैं।
हमें 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक के एकदम अलग-अलग जीवन काल मिलते हैं। दक्षिण पूर्व एशिया में आमतौर पर 624 ईसा पूर्व के जन्म को स्वीकारा जाता है, जबकि अन्य अकादमिक गणनाएं इस जन्म तिथि को खिसकाकर 566 ईसा पूर्व या फिर 448 ईसा पूर्व तक भी ले आती हैं। गणितीय विसंगति के इस भारी प्रभाव को जरा इस तरह देखिए। बात सिर्फ किसी एक व्यक्ति की उम्र की नहीं है, बल्कि ये इस पूरे ऐतिहासिक संदर्भ को ही बदल कर रख देता है कि बुद्ध ने अपने जीवन काल में किन किन राजाओं या हस्तियों से बातचीत की होगी। उदाहरण के लिए मगध के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु के शासनकाल की तिथियां पूरी तरह से इस बात पर निर्भर हो जाती हैं कि हम इस लंबे कालक्रम को चुनते हैं या फिर छोटे को। अब आते हैं चौथे भाग पर, पुरातात्विक साक्ष्यों की खोज यानी भौतिक सुराग। ग्रंथों की दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि जमीन की खुदाई में मिली मिट्टी और ईंटें वास्तव में हमें क्या बता सकती हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में भौतिक साक्ष्य अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ हैं, लेकिन फिर भी ये दो स्थल हमें बहुत ही आकर्षक और ठोस संकेत देते हैं। पहला है बिहार में वैशाली का अवशेष स्तूप, जो शायद सबसे पहला ज्ञात स्तूप है। इसके अंदर का मिट्टी का हिस्सा मौर्य साम्राज्य से भी पुराना है। वहीं दूसरी ओर लुम्बिनी में मायादेवी मंदिर के ठीक नीचे एक प्राचीन लकड़ी की संरचना और पेड़ की जड़ें मिली हैं, जिनकी कार्बन डेटिंग से उनका समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास होने का अनुमान है। तो ये साक्ष्य मोटे तौर पर 6वीं और 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के समय के साथ मेल खाते हैं। हालांकि कोई भी समझदार शोधकर्ता आपको यही बताएगा कि किसी लकड़ी के ढांचे की कार्बन डेटिंग ये तो जरूर साबित करती है कि उस जगह पर प्राचीन काल में कोई ना कोई गतिविधि या पूजा पाठ होता था। लेकिन भाई, ये हमें बुद्ध के लिए कोई पक्का जन्म प्रमाण पत्र तो नहीं दे देती ना। कई पुरातत्वविदों ने तो यहां तक आगाह किया है कि लुम्बिनी का ये स्थल शायद बौद्ध धर्म के आने से पहले होने वाली किसी वृक्ष पूजा का केंद्र रहा हो। मतलब साफ है, पुरातात्विक सुराग हमें एक ऐतिहासिक संदर्भ तो दे देते हैं, लेकिन सटीकता अभी भी कोसों दूर है। और अब हम अपने आखिरी और 5वें भाग पर आ गए हैं, आधुनिक अकादमिक सहमति यानी इस अंतर को कम करना। चलिए देखते हैं कि इन सभी साक्ष्यों को तराजू में तौलने के बाद आज का वैश्विक अकादमिक समुदाय आखिर किस नतीजे पर पहुंचा है। देखिए, पिछली एक सदी में ऐतिहासिक जांच पड़ताल के तरीकों में काफी सुधार हुआ है। 20वीं सदी की शुरुआत में ज्यादातर इतिहासकार लंबे कालक्रम को मानकर चलते थे और 563 से 483 ईसा पूर्व की तिथियों का इस्तेमाल करते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, विद्वानों का झुकाव छोटे कालक्रम की तरफ बढ़ने लगा। इस सब का एक बड़ा निष्कर्ष 1988 की एक ऐतिहासिक संगोष्ठी में निकला, जहां दुनिया भर के दिग्गजों ने सभी उपलब्ध ऐतिहासिक, भाषाशास्त्रीय और पुरातात्विक साक्ष्यों का नए सिरे से मूल्यांकन किया। उस संगोष्ठी में बड़े शोधकर्ताओं के बहुमत ने जो निष्कर्ष निकाला वो ये था कि बुद्ध की मृत्यु के लिए सबसे सटीक ऐतिहासिक तिथि लगभग 400 ईसा पूर्व के 20 साल आगे या पीछे हो सकती है। भले ही आज भी सभी इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह सहमत न हों, लेकिन अकादमिक दुनिया का रुख अब स्पष्ट रूप से उन पुरानी लंबी तिथियों से हटकर एक बहुत ही सख्त और ज्यादा हालिया समय सीमा की ओर मुड़ गया है। विद्वान रूपर्ट गेथिन का ये उद्धरण इस पूरी एकेडमिक मशक्कत को एक बहुत ही शानदार नजरिए से दिखाता है। यह हमें याद दिलाता है कि भले ही एक सटीक तारीख ढूंढ निकालना किसी ऐतिहासिक जासूसी से कम नहीं है, लेकिन स्रोत सामग्री को लिखने वालों का असली इरादा कोई कैलेंडर बनाना था ही नहीं। उनका मकसद था एक ऐसे दर्शन और जीवन जीने के तरीके को संजोना जो समय की सीमाओं से परे हो। वे शुरुआती ग्रंथ ऐतिहासिक रिकॉर्ड होने के बजाय इंसानियत के लिए एक जरूरी संदेश देने पर ज्यादा केंद्रित थे। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए सोचने वाली बात है कि ग्रंथों को चुनौती देने और सच की गहराई में जाने की ये जो बारीक अकादमिक प्रक्रिया है, ये वास्तव में इन प्राचीन शिक्षाओं के वजूद को और भी ज्यादा कमाल का बना देती है। जरा सोचिए, एक ऐसे युग में जहां चीजों को लिख कर रखना कोई प्राथमिकता थी ही नहीं, वहां से इस दर्शन का मौखिक परंपराओं के जरिए पूरी दुनिया में फैल जाना इतिहास की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। सच की ये खोज तो बेशक जारी रहेगी, लेकिन इस बीच हमारे पास जो सबसे कीमती चीज बची है वो है समय की कसौटी पर खरी उतरी एक ऐसी विरासत जो आज के दौर में भी उतनी ही प्रासंगिक है। जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ रहा हूं, क्या ऐतिहासिक सत्य की यह निरंतर खोज इन प्राचीन शिक्षाओं के प्रति हमारे नजरियों को बदलती है, या फिर क्या कोई संदेश हमेशा उस संदेश को देने वाले दूत के सटीक समय से कहीं ज्यादा अहम होता है? इस बारे में जरूर सोचिएगा।